आप सभी राजा रघुवंशी केस के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें एक नई सुहागन अपने ही सुहाग को हनीमून पर लेकर जाती है और वहां उसे मौत के घाट उतरवा कर खाई में फिकवा देती है। उसके बाद खुद का किडनैपिंग का प्लान रचती है और गायब हो जाती है। हम आज बात करेंगे इसी केस के बारे में कि ये केस को कैसे उसने अंजाम दिया और इस केस के पीछे किन किन लोगों का हाथ था। एक तरफ था राजा, एक सीधा साधा लड़का और अपनी नई जिंदगी के सपने सजा रहा था, और दूसरी तरफ थी सोनम, जिसके चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन मन में चल रहा था मौत का प्लान। 23 मई 2025 मेघालय की खूबसूरत वादियां, घने जंगल और पहाड़ों के बीच में एक लंबा ट्रैक बना हुआ था। उस लंबे ट्रैक में सोनम और राजा रघुवंशी साथ में आखिरी बार चलते हुए दिखाई दिए थे। सुबह के लगभग 9:45 को जब वो नौनग्रियात से मालवा खयात की ओर बढ़ रहे थे, तब एक टूरिस्ट के कैमरे में वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। उस कैमरे में दिखाई दे रहा है कि सोनम एक पॉलीथीन बैग में रेनकोट लेकर चढ़ रही है और उसके पीछे राजा पानी की बोतल और बैग लेकर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उस वक्त तक किसी को ये भनक भी नहीं थी कि ये छोटी सी क्लिप इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट डिजिटल एविडेंस के तौर पर काम आएगी। लेकिन कहानी की शुरुआत इससे एक दिन पहले होती। 22 मई 2025 राजा और सोनम दोनों ब्लैक रेनकोट में एक स्कूटी से मेघालय के सोहरा इलाके में पहुंचते हैं। वहां पर वो मन्हा होटल के सामने रुकते हैं। वहां पर वो रूम की तलाश में गए होते हैं, मगर उन्हें वहां कोई रूम खाली नहीं मिलता। इसलिए राजा और सोनम दोनों अपना लगेज वहां के लॉकर में जमा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नौनग्रियात के डबल डेकर लिविंग रूम ब्रिज तक ट्रैकिंग करने जाना होता है। यहाँ राजा रिसेप्शन में अपनी आईडी देकर फॉर्म फिल कर रहा होता है, वहीं सोनम बाहर किसी से लगातार चैट कर रही होती है। उस वक्त यह एक नॉर्मल हनीमून ट्रिप लग रही थी, लेकिन उसी टाइम से राजा के मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। फिर अगले दिन लगभग 1:43 को राजा अपनी माँ को कॉल करता है। ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह दो वीडियो बना के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या देख रहा था? क्या देख के आ रहा? तो नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू होगा। नेट ही नहीं चल रहा। आपको बस घूम रहा हुआ तो। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। इनके आज तो खूब थक जाएंगे। आज तो खूब थक गए होंगे ना। हाँ। राजा की माँ को पता भी नहीं था कि वो अपने बेटे की आवाज आखिरी बार सुन रही हैं। इसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। सबको लगता है शायद नेटवर्क इशू है, क्योंकि राजा ने भी खुद कहा था कि नेट नहीं चल रहा है। तो परिवार इतना स्ट्रेस नहीं लेता है, उन्हें लगता है शायद नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए फोन बार बार बंद बता रहा है। लेकिन 24 घंटे बीत गए थे, ना तो दोनों का मैसेज आया, ना ही कोई कॉल। अब डर बढ़ने लगा था। इंदौर में बैठी दोनों फैमिलीज यही सोच रहे थे कि आखिर दोनों कहाँ गए। ना तो उनका कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई मैसेज। इसीलिए 25 मई को राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद दोनों फ्लाइट लेकर मेघालय जाते हैं। सोहरा पुलिस स्टेशन में दोनों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाते हैं।
उसके बाद वो दोनों खुद भी उन्हें ढूंढने के लिए लग जाते हैं और तभी पहली बार एक बड़ा खुलासा होता है। 24 मई को सोहरारिम में एक लावारिस स्कूटी मिलती है। जब नंबर ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि यही स्कूटी सोनम और राजा ने रेंट पर ली थी घूमने के लिए। अब ये मामला सिर्फ मिसिंग केस नहीं रह गया था। तब तक भी पुलिस को यही लग रहा था कि शायद कोई हादसा हुआ होगा दोनों के साथ, इसलिए दोनों मिसिंग हैं। क्योंकि कुछ ही समय पहले एक हैंगरियन टूरिस्ट की लाश भी उन्हीं जंगलों में मिली थी, जिसकी मौत ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसल जाने की वजह से हुई थी। इसीलिए पुलिस को लग रहा था कि सोनम और राजा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ ही होगा। लेकिन फिर केस में पहली बार दरार आती है। एक गाइड अल्बर्ट पुलिस को बताता है कि मावला ख्यात में जाते वक्त 23 मई को मैंने सोनम और राजा को 3 लड़कों के साथ बात करते हुए देखा था, जिसमें राजा उन 3 लड़कों से हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन वो जो हिंदी में बात कर रहे थे इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहीं से सवाल शुरू हो गए, ये 3 लोग कौन थे और राजा सोनम के साथ क्या कर रहे थे, क्योंकि राजा और सोनम दोनों तो अकेले ही ट्रिप पर आए थे। पुलिस ने तुरंत ही स्कूटी की जीपीएस हिस्ट्री निकाली और वहीं से पूरी कहानी पलट गई। जीपीएस के मुताबिक 23 मई को स्कूटी वाइसडोंग फॉल्स के पास गई थी। वहां लगभग वो 18 मिनट रुकी थी, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सुनसान थी, ना तो कोई सीसीटीवी थी और ना ही कोई गवाह। वहां पर बिल्कुल माहौल शांत था, ना तो कोई ट्रैफिक थी, पहाड़ थे, जंगल थे और मौत थी, बस। अब पुलिस का शक धीरे धीरे गहराने लगा था। मेघालय पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, ड्रोन सबको लगा दिया सोनम और राजा दोनों को ढूंढने में। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन मौसम भी कई बार अपना रुख बदल रहे थे। इसी वजह से कई बार उन्हें सर्च ऑपरेशन रोकना भी पड़ जा रहा था। 2 जून 2025 को जब मौसम साफ हुआ, तब ड्रोन कैमरों ने एक थर्मल सिग्नेचर नोटिस किया। थर्मल सिग्नेचर नोटिस करने के बाद रेस्क्यू टीम 300 फीट गहराई तक गई। तब वहां उन्हें एक आधी सड़ी हुई लाश मिली, जिसमें चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। तब ये जो इन्फॉर्मेशन है लाश की, वो विपिन को देते हैं। विपिन वहां आते हैं और लाश को पहचानने की कोशिश करते हैं। लाश जब पहचान में आती है तो पता चलता है कि ये राजा की ही लाश है, क्योंकि राजा के हाथ पे जो टैटू और वो जो स्मार्ट वॉच पहनता था, वही सेम टैटू और स्मार्ट वॉच उस लाश पर भी थी। इसलिए विपिन पुष्टि कर देते कि हाँ, ये मेरे भाई राजा रघुवंशी की ही लाश है। राजा की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। जिस परिवार ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे की शादी रचाई हो और अचानक उसके मौत की खबर सामने आ जाए, तो एक परिवार पर क्या ही बीतेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने पूरे ही देश को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजा के सिर पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। मतलब ये कोई हादसा तो नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। अब सवाल सबके मन में यही था कि सोनम कहाँ है। अगर राजा मिल गया है तो सोनम भी तो मिलनी चाहिए। इसके बाद देश भर में खबरें चलने लगी कि शायद सोनम का अपहरण हुआ है और कई चैनलों ने तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी कहानी बना दी। मेघालय को पूरी तरह बदनाम किया जाने लगा, लेकिन मेघालय पुलिस चुपचाप सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें मिलता है एक खून से सना डाव मीन्स एक मर्डर वेपन, जिससे राजा की हत्या की गई थी। राजा का बैग मिलता है, टूटे हुए मोबाइल पार्ट्स मिलते हैं और एक खून से सना रेनकोट मिलता है। अब धीरे धीरे पूरा शक सोनम पर जाने लगा था, क्योंकि सोनम के सूटकेस में टोरिंग और मंगलसूत्र मिला था। अब सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि नई नवेली दुल्हन अपना मंगलसूत्र और टोरिंग निकालकर कहीं घूमने क्यों जाएगी। महज शादी के 15 दिन के अंदर कोई भी स्त्री ऐसा नहीं करती है। इसलिए अब शक पुलिस का और भी गहरा होने लगा था सोनम पर। इसी दौरान पुलिस ने सोनम के भी कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। जब सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि वो एक नंबर से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है पिछले
कुछ महीनों से जब नंबर को ट्रैक किया गया तो पता चला ये नंबर है राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा के साथ साथ 3 नंबर ऐसे और थे जिनसे सोनम कांटेक्ट में लगातार थी। उन 3 नंबरों को इंदौर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। जब इंदौर क्राइम ब्रांच ने उस नंबरों को ट्रैक किया तो पता चला 3 नाम और हैं, इसमें 3 जन और शामिल हैं। उन तीनों के नाम थे आकाश, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। 8 जून को पुलिस इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंचने के बाद गिरफ्तारी शुरू हुई। सबसे पहले विशाल चौहान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान विशाल पूरी तरह टूट चुका था। उसने जो बताया पूरी कहानी ही बदल गई। उसके बाद उसने बताया कि यह सब कुछ कोई अचानक घटी घटना नहीं है, बल्कि यह एक रची रचाई कई महीनों की साजिश है। इसमें मास्टरमाइंड खुद सोनम थी, क्योंकि सोनम को यह शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने फैमिली प्रेशर में यह शादी रची थी। उसने सोचा कि राजा को बताने से अच्छा है कि मैं उसे अपने रास्ते से ही हटा दूं। कहानी कुछ ऐसी है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर पूरे प्लान को बनाया। इसके बाद उन्होंने तीनों लड़कों को इंदौर के एक कैफे में बुलाया। कैफे में बुलाने के बाद वहां उन्हें नए सिम कार्ड्स दिए गए, कुछ पैसे दिए गए और राजा के हत्या की सुपारी तय की गई। फिर 19 मई को वो गुवाहाटी पहुंच गए। जहां जहां राजा और सोनम जाया करते, सोनम अपनी लाइव लोकेशन अपराधियों को शेयर करती थी, जिससे अपराधियों को पता रहता कि राजा और सोनम कहाँ हैं। पहले गुवाहाटी में मौका तलाशा गया, लेकिन गुवाहाटी में जब प्लान फेल हो गया तो ट्रिप को मेघालय तक सोनम ने बढ़ा दिया। सोनम के 2 प्लान थे। प्लान ए राजा को खाई में धक्का देना और प्लान बी किसी सुनसान जगह राजा की हत्या करना। 23 मई की सुबह जब राजा और सोनम ट्रैक की ओर जा रहे थे, उससे पहले ही तीनों अपराधी ट्रैक पर पहुंच चुके थे। उन्होंने नए कपड़े, नए जूते डाल रखे थे, जिससे कि वो टूरिस्ट लगे। जब सोनम और राजा ट्रैक पर पहुंचे तो रास्ते में वो तीनों राजा से ऐसे मिले जैसे कि वो अनजान हो, सोनम को बिल्कुल जानते नहीं हो। तो राजा को लगा कि ये भी इंदौर से, मैं भी इंदौर से हूँ, तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रास्ते में कोई भी ऐसे भी मिल जाता है तो हम दोस्ती कर लेते कि हाँ हम एक ही शहर से हैं। वैसे ही राजा ने भी उनसे दोस्ती कर ली। वो हंसते हुए उनसे बात करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन राजा को नहीं पता था कि ये तीनों ही उसकी मौत के कारण हैं। यही तीनों उसे मौत के घाट उतारने वाले हैं। दोपहर के करीब 2 बजे सभी वॉइसडॉन्ग फॉल्स के पास पहुंच जाते हैं। वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है। राजा सेल्फी पॉइंट पर जाता है फोटो क्लिक करने के लिए, तभी सोनम उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। कुछ देर में सोनम विशाल को इशारा करती है। विशाल सोनम के इशारे पर दाव उठाता है और बहुत ही ताकत से राजा के सर पर पीछे से वार कर देता है। राजा चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है और सामने सोनम खड़ी होती है, जो बिल्कुल शांत स्वभाव में रहती है और वैसे ही मुस्कुरा रही होती है जैसे वो पहले मुस्कुरा रही थी। राजा ये सिनारियो देखते ही पूरी तरह टूट जाता है। सामने वो लड़की मुस्कुरा रही थी जिससे उसने कुछ दिन पहले ही 7 फेरों के वचन लिए थे, 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था। आज वही लड़की उसे मरवा रही है। वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो पूरी तरह जख्मी हो चुका था। इसके तुरंत बाद आकाश और आनंद भी उस पर कई वार करते हैं, जिससे राजा की मौत हो जाती है। राजा की मौत होने के बाद वो उसे उठाकर खाई में फेंक देते हैं। जिस लड़की का हाथ पकड़कर राजा ने 7 फेरे लिए थे, उसने मात्र 11 दिन में ही राजा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। मर्डर के बाद भी सोनम खुद को पीड़िता साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सबसे पहले उसने अपना रेनकोट एक आरोपी को दे दिया, उसके बाद फोन तोड़कर फेंक दिया। फिर वो बुरके में वहां से भाग निकली। पहले असम, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, फिर यूपी। 4 राज्यों से गुजरते हुए वो आखिरकार इंदौर वापस आ गई। वहां पर वो एक रेंट के फ्लैट में छिपकर रहने लगी। पूरा देश उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था और वो खुद की ही गुमशुदगी की खबरें सुन और पढ़ रही थी। लेकिन खेल तब बिगड़ा जब गाइड ने 3 लड़कों की बात पुलिस को और मीडिया को बता दी। अब पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। एक के बाद एक पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब सिर्फ इंतजार था सोनम का। आखिरकार 9 जून को सोनम खुद यूपी के
गाजीपुर में एक ढाबे पर आकर सरेंडर हो गई। उसने बताया कि मैं किडनैपर से बचकर आ रही हूँ। मतलब वो यहाँ पर भी खुद को पीड़िता ही साबित करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस यहाँ पर चौकन्नी थी। उसने अपने भाई को कॉल करने के लिए ढाबे के मालिक से फोन मांगा। ढाबे के मालिक ने फोन दिया। तब उसने अपने भाई को कॉल करके अपनी सारी बात बताई। सोनम के भाई ने ढाबे के मालिक को कहा कि आप पुलिस को बुला लीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। पुलिस को ढाबे के मालिक ने बुलाया। पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। सोनम ने बताया था कि मेरे को नहीं पता कि मैं मेघालय से यूपी कैसे आई। उन्होंने मुझे ड्रग्स दे रखी थी, जिससे मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, वहाँ उसकी जांच करवाती है और कुछ देर बाद पुलिस सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। जो अभी तक विक्टिम बनी थी वो यहाँ पर आरोपी सिद्ध हो रही थी। जांच में सामने आया कि सोनम जिस रेंटेड फ्लैट में रहती थी वहां से भी सबूत गायब हुए हैं। सूटकेस जलाए गए हैं, कैश और हथियार गायब हुए हैं। मतलब कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज ही नहीं थे, बल्कि कई लोग भी और शामिल थे। धीरे धीरे पुलिस को कई नाम मिले। पता चला कि राज और सोनम का कोई इंटरनल अफेयर नहीं है। राज सोनम को अपनी मुंह बोली बहन मानता था। इस केस में सोनम को अब बेल मिल चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या राज और सोनम के बीच में ऐसे कोई संबंध थे या सिर्फ एक प्रेशर में की गई शादी ही मर्डर का कारण बनी राजा के, या इस कहानी में अभी भी ऐसे कई राज छिपे हैं जो सामने आना बाकी हैं। अपराध एक पल का होता है, लेकिन जिंदगियां कई बर्बाद कर देता है। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता नहीं निभाना है तो सच बोल दीजिए, उसे मना कर दीजिए। किसी बेगुनाह जिंदगी को मत छीनिए, क्योंकि भगवान ने ये हक आपको नहीं दिया है।